एवरीवन, केवीआर लर्निंग एकेडमी में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आरआरबी ग्रुप डी का एग्जाम चल रहा है। ये 27 नवंबर से शुरू है और लगभग 26 जनवरी तक चलेगा। तो आपके एग्जाम के प्रिपरेशन को फाइनल टच देने के लिए हम लोग जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है उसके रीजनिंग पोर्शन के कुछ क्वेश्चंस को लेकर के यहाँ पे हाजिर हैं आपके सामने। हम उन क्वेश्चंस को कॉन्सेप्ट के साथ सॉल्व करेंगे और कैसे उनको कम समय में ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ सॉल्व किया जा सके ये सीखने का प्रयास करेंगे। आप सब भी पेन और पेपर लेके बैठेंगे, जो भी क्वेश्चन आएंगे उनको खुद से सॉल्व करने का प्रयास करेंगे और फिर जो सॉल्यूशन होगा उसके साथ मैच करेंगे, देखेंगे कि क्या नए टेक्निक सीखने को मिल रहे हैं और आपका जो टेक्निक है वो कितने क्लैरिटी और कितने एक्यूरेसी के साथ सही क्वेश्चन के जो सही आंसर्स हैं वहां तक पहुंच पा रहे हैं आप। ठीक, तो मैं सुनील कुमार ओझा आपके लिए प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस को यहाँ पे लेके हाजिर हूँ। शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। ठीक, हमारे सामने एक क्वेश्चन है कि 6 मित्रों GHI J K और L की शादी की सालगिरह एक ही वर्ष के अलग अलग महीनों अर्थात जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर में है और इनका इसी क्रम में होना अनिवार्य नहीं है। यानी कि ऐसा नहीं है कि जी की शादी जनवरी में, एच की मार्च में, ऐसा नहीं है, आगे पीछे हो सकता है। क्रम में होने का अनिवार्य नहीं है का मतलब है कि जिस क्रम में दिया है जरूरी नहीं है कि हम वैसे ही सेट कर देंगे। अब दे रहा है कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है, केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, जय की शादी की सालगिरह सितंबर में है, इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है। ठीक, तो इसको सॉल्व करने के लिए हम सबसे पहले जो जो हमारे पास ऑप्शन है उनको लिख लेंगे। यानी कि हमारे पास जो महीने हैं कौन कौन से हैं, हमारे पास जनवरी है, मार्च है और फिर जुलाई है और अगस्त है, सितंबर है और दिसंबर है। ठीक, इन महीनों में इन लोगों की शादी की सालगिरह है। अब दे रहा है कि एच की शादी की सालगिरह के ठीक बाद है। जब भी के का शादी की सालगिरह मनेगा उसके अगले महीने एच का मनेगा, यानी के और एच एक साथ रहेंगे। केवल आई की शादी की सालगिरह जी से पहले है, जी से पहले केवल आई की है, यानी कि आई सबसे नीचे है, यानी जनवरी में आई की है और आई के बाद किसका होना चाहिए, जी का होना चाहिए, तब ना जी से पहले केवल आई की होगी। तो ये दो तो फिक्स हो गया हमारा। फिर ये भी दे रहा है कि जे की शादी की सालगिरह सितंबर में है, तो ये तो एग्जैक्टली बता ही दिया कि जे का सितंबर में है। अब हमारे पास 3 महीने बच गए, जुलाई, अगस्त और दिसंबर। इसमें ये भी फिक्स है कि के और एच एक साथ होंगे, तो हम के और एच को यहाँ पे एक साथ फिक्स कर देंगे। बच जाता है दिसंबर। इनमें से किसकी शादी की सालगिरह दिसंबर में है, तो हमारे पास GHI J K और L थे, हमने सबको तो शिफ्ट कर दिया, बच गया केवल L। यानी कि दिसंबर में किसका शादी की सालगिरह बच रहा है, L का। ठीक, तो इस तरीके से हम सॉल्व करते हैं। हमारा जो ऑप्शन 4 है ये सही है। ठीक, इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, इनको रैंकिंग के टॉपिक पे रखा जाता है, ऑर्डर एंड रैंकिंग, किसको किस क्रम में व्यवस्थित करना है उसके हिसाब से हम सॉल्व करते हैं। तो आपका यदि क्वेश्चन आपने खुद से सॉल्व किया है या फिर सॉल्व करने के बाद इसी आंसर पे पहुंचे एल पे ही, तो आप कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए कथन के आधार पर 4 निष्कर्ष निकाले गए हैं, बताएं कि कौन सा निष्कर्ष कथन के आधार पर सत्य है। अब हमारे पास जो कथन है वो कोड लैंग्वेज में है, जिसको हम लोग इनइक्वालिटीज बोलते हैं। ये इनइक्वालिटीज का क्वेश्चन है। असमीकाएं m ग्रेटर देन इक्वल टू d लेस देन n लेस देन j लेस देन f इज इक्वल टू e। इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हम गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं। यानी कि जिधर से खुला है उधर से आदमी आगे बढ़ सकता है,
जिधर से बंद है उधर से आगे नहीं बढ़ सकता। जैसे कि हमने f लेस देन m मिला हुआ है यहाँ पे, f लेस देन m, तो इसका सिंपल सा मतलब गेट और कारपेट के कॉन्सेप्ट में ये समझेंगे कि m f तक पहुंच सकता है लेकिन f m तक नहीं पहुंच सकता, क्योंकि यहाँ m की तरफ से गेट खुला हुआ है तो वो जा सकता है, f की तरफ से गेट बंद है तो वो नहीं आ सकता। तो चलिए देखते हैं पहला, f लेस देन m, इसका मतलब है कि क्या m f तक पहुंच सकता है। देखते हैं, यहाँ पे f है और यहाँ पे m है, f j तक आएगा, n तक आएगा, d तक आएगा, फिर यहाँ उसको गेट बंद मिल जाएगा, यानी कि ये नहीं जा सकता। ठीक, समझ रहे हैं आप लोग समझ रहे हैं। n लेस देन e, यानी कि फिर हमको देखना है कि e n के पास जा सकता है कि नहीं। तो e से शुरू करेंगे, इक्वल टू, यानी कि ये गेट खुला हुआ है तो e f के पास जाएगा, फिर f के पास भी गेट खुला है तो e j तक जा सकता है, फिर गेट खुला है तो e n तक जा सकता है, यानी कि e n तक जा सकता है, हाँ जा सकता है। तो हम यहीं पे आंसर कर सकते हैं, लेकिन बाकी जो दो ऑप्शन है उनको भी देख लेते हैं। m n तक जा सकता है, m d तक तो आ सकता है, कारपेट भी बिछा हुआ है, ये जो नीचे वाला इक्वल टू का साइन जो लेते हैं इसको हम कारपेट मान के चलते हैं, कारपेट भी बिछा हुआ है, गेट भी खुला है तो ये आ सकता है, लेकिन d के बाद गेट यहाँ पे बंद है तो ये आगे नहीं बढ़ सकता, यानी कि ये स्टेटमेंट गलत है। E इज इक्वल टू डी, यानी कि पूरा पूरा सबके साथ कारपेट मिलना चाहिए, तो ई एफ के पास तक तो कारपेट पे आ रहा है, उसके बाद कारपेट है ही नहीं, यानी कि ये भी नहीं। तो हमारे पास जो सही ऑप्शन है 2 है। कैसा लगा आप लोग कमेंट में करके बता सकते हैं कि इस टाइप के कॉन्सेप्ट को यूज करके ये जो इनइक्वालिटीज के क्वेश्चन है इसको कितने आसानी से आप सॉल्व कर पा रहे हैं। ठीक, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास एक क्वेश्चन है कि निम्न संख्या श्रेणी के आधार पर पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। प्रश्न क्या है कि एक संख्या का श्रेणी दिया हुआ है, उक्त संख्या श्रेणी में ऐसी कितनी विषम संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या और ठीक बाद एक सम संख्या है। तो सबसे पहले तो हमको ये पता होना चाहिए कि सम संख्या और विषम संख्या क्या है। तो जो नंबर 2 से पूरा पूरा डिविजिबल होते हैं उनको सम कहते हैं, जो 2 से डिविजिबल नहीं होते उनको विषम कहते हैं। यानी कि यदि सम के कैटेगरी में रखना हो हमको तो हम किसको किसको रखेंगे, 2 को, 4 को, 6 को, 8 को, और 0 को भी सम ही माना गया है। पॉजिटिव और निगेटिव के कॉन्सेप्ट में ये तो ना पॉजिटिव है ना निगेटिव है, लेकिन सम और विषम यानी ऑड और इवन के कॉन्सेप्ट में 0 को सम माना गया है, इवन। विषम किसको हम मानेंगे, जिसको हम लोग ऑड कहते हैं, तो 2 से जो डिविजिबल नहीं होने वाला है, 1, 3, 5, 7, 9। ठीक, ऐसी कितनी संख्याएं हैं जिनमें से प्रत्येक के ठीक पहले एक विषम संख्या है। तो हम केवल विषम ढूंढते हैं और ठीक बाद सम संख्या है। तो जैसे यहाँ पे 5 एक विषम है, यानी 3 के पहले 5 और उसके बाद 6 सम है, यानी ये पेयर हमारा चलेगा, तो पहला एक पेयर मिल गया। फिर यहाँ पे विषम है 3, उसके बाद 6, फिर 8, यानी यदि इसके हिसाब से देखें तो 3 और 8 पहले विषम बाद में सम, यानी दूसरा पेयर भी मिल गया। ठीक, ऐसे यदि 8 तो ये तो सम हो गया, जबकि हमके पहले विषम चाहिए तो 8 को नहीं लेंगे। 2, 2 ये भी सम है, इसको भी छोड़ देंगे, 6 को भी छोड़ देंगे। 3 विषम है, इसके बाद 2 है और उसके बाद 8 सम है। ये हो गया विषम और ये हो गया सम, यानी कि ये जो पेयर बन रहा है कि 2 के पहले 3 और फिर 8, ये भी इस कंडीशन को फॉलो कर रहे हैं। फिर 2 के बाद 2 को देखा ही नहीं जा सकता, 8 भी सम है, 0 भी सम है, 3 भी सम है, लेकिन इसके बाद जो नंबर आ रहा है उसके बाद विषम ही हो जा रहा है तो ये भी नहीं लेंगे। 8 सम है, 5, 5 के बाद यदि देखा जाए तो यहाँ 7 नहीं फॉलो कर रहा है, 7, 2, 5 ये भी नहीं फॉलो हो रहा है, 5, 0, 9 ये भी फॉलो नहीं हो रहा है, 0, 9, 6 यहाँ 0 को हमने सम माना है, ये भी नहीं लेंगे। यानी हमारे पास टोटल कितने मिले, 1, 2 और
3 पेयर। 3 ऐसे कंडीशन मिले हैं जहां ठीक पहले विषम है और उसके बाद सम है, तो हमारा सही आंसर हो जाएगा 3। ठीक। अगला जो क्वेश्चन है कि कुछ व्यक्ति उत्तर की ओर मुंह करके एक पंक्ति में बैठे हैं। ये फिर अपने आप में एक तरीके से सिटिंग अरेंजमेंट का क्वेश्चन है। क्यू के बाएं ओर केवल पी बैठा है, टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति हैं, क्यू और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं, एस आर के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है, पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं बैठा है तो पंक्ति में कुल कितने व्यक्ति? चलिए इनको बैठाने का कोशिश करते हैं कि कौन कहां पे कैसे बैठ सकता है। तो क्यू के बाएं ओर केवल पी बैठा है। अच्छा, जब भी उत्तर की ओर मुंह करके बैठने का मतलब होता है तो हम पेपर पे सॉल्व करेंगे तो हम उत्तर को ऊपर की तरफ मान के चलते हैं। ठीक। तो मान लीजिए कि लाइन है, इस पे कुछ लोग बैठे हुए हैं, तो क्यू के बाएं ओर केवल पी बैठा है, ये हो गया हमारा क्यू, और इसके बाएं बैठा है केवल पी। टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। टी और आर कहाँ है इनके कॉन्टेक्स्ट में ये नहीं पता है, तो हम इनको अलग लिखेंगे कि टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन बनता है कि पहले टी है और इनके बीच 3 लोग हैं और फिर आर है, या फिर पहले आर है और इनके बीच 3 लोग फिर टी है। दोनों ही तो इस स्टेटमेंट का मतलब है कि टी और आर के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। तो हमारे पास दो कंडीशन बचता है कि पहले टी है बाद में आर है, या फिर पहले आर है बाद में टी है लेकिन बीच में 3 लोग बैठे हुए हैं। फिर बोल रहा है कि Q और R के बीच केवल 3 व्यक्ति बैठे हैं। अब हमारे पास इससे मिला के बोल रहा है, तो Q और बोला था कि P सबसे बाएं है, इसके बाएं कोई नहीं है, तो इसके बीच हमने 3 लोगों को जगह दिया और Q के बाद R को बैठा दिया। तो यदि Q और R के बीच 3 लोग हैं तो हमारे पास ये तो खत्म हो जाता है, क्योंकि R के 3 लोग के बाद T को बैठा नहीं सकते, T की जगह पे तो Q पहले से बैठा हुआ है। तो R के बाद फिर 3 लोग और उसके बाद हमने T को बैठाया। आर के दाएं ओर ठीक बगल में बैठा है एस। एस जो है वो आर के ठीक दाएं ओर बैठा है। पी पंक्ति के किसी एक सिरे पर बैठा है, तो पी पंक्ति के एक सिरे पर बैठा ही है लेफ्ट साइड में, इसके सिरे पे बाद कोई नहीं है। यदि पंक्ति में कोई अन्य व्यक्ति नहीं है, इस पंक्ति में अब कोई नहीं है, तो कुल कितने लोग हैं? करते हैं काउंट। टी अपने आप में एक हो गया, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नौवां, 10वां, यानी इस पंक्ति में कुल कितने लोग हैं? 10। अभी हम एक्सप्लेन कर करके इसको सॉल्व कर रहे हैं, तो फायदे से टाइम तो लग ही रहा होगा, लेकिन ये सारा का सारा आपको प्रैक्टिस करके और इस कॉन्सेप्ट को समझ के पूरा फास्ट तरीके से सॉल्व करने का प्रयास करना है। तो फास्ट और एक्यूरेसी तभी मेंटेन होगा, स्पीड और एक्यूरेसी तभी आप मेंटेन कर पाएंगे जब आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करें। हम लोग यहाँ पे डेली प्रोवाइड करा रहे हैं आप लोगों को प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किया हुआ, यहाँ पे बैठ के सॉल्व करें ताकि आपको जो कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी है वो मिले और आप एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा स्कोर कर पाए। ठीक। हमारी शुभकामनाएं रहती हैं हमेशा आपके साथ। अभी हम अगले क्वेश्चन की तरफ देखेंगे और उसके कॉन्सेप्ट के साथ साथ सॉल्यूशन को भी समझेंगे। ठीक। यदि शब्द कंप्यूट के सभी अक्षरों को वर्णमाला क्रम के अनुसार व्यवस्थित किया जाए, तो वर्णमाला क्रम क्या है? पहले ए, फिर बी, फिर सी, फिर डी, यानी इस क्रम में व्यवस्थित करना है। तो कितने अक्षरों की स्थिति अपरिवर्तित रहेगी, यानी जो पहले जितने नंबर पे थे उतने ही जगह पे अभी भी है। तो हमारे पास कंप्यूट है वर्ड, लिखते हैं COMPUTE। अब इनको हम यदि वर्णमाला के क्रम में व्यवस्थित करने का प्रयास करें तो सबसे पहले हमारे पास क्या आ जाएगा? सी। इसमें तो सी के पहले वाला ए बी है नहीं, फिर डी नहीं है, ई है, FGHIJKLM NOPQRSTU।
अब देखते हैं इसमें कौन कौन चेंज नहीं हुआ है। तो सी अपने आप जगह पे है, एम अपने जगह पे है, और टी अपने जगह पे है। बाकी सबका जगह चेंज हो गया है। तो हमारे पास कितने लेटर मिले जिनका जगह चेंज नहीं हुआ? 3। इस तरीके से इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे, यानी लेटर पढ़ते जाएंगे, उनको सेट करते जाएंगे। अच्छा, जहां भी डबल लेटर होता है दोनों को एक साथ रखेंगे। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अभी हमारे पास ये जो क्वेश्चन है कि 8 सहपाठी जे के एल एम एन ओ पी और क्यू एक गोलाकार मेज के चारों ओर केंद्र की ओर मुंह करके बैठे हैं। वे एक दूसरे से समान दूरी पर बैठे थे। ठीक, तो जब भी गोलाकार मेज पे एक साथ बैठने का होगा तो पहले हम एक गोलाकार मेज बना लेंगे और इसमें 8 लोगों के लिए जगह दे देंगे। ठीक, 8 लोगों के लिए जगह हो गया। अब जैसे जैसे स्टेटमेंट बोलेगा वैसे वैसे हम सेट करते जाएंगे। यदि हम काउंटिंग भी कर दें तो ये 1 2 3 4 5 6 7 8। एन एल के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा था। अब यहाँ पे ये फिक्स नहीं है कि कहाँ कौन, अभी शुरू करते समय किसी को कहीं बैठा सकते हैं, एक को। तो एन जो है एल के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है, तो हमने सबसे पहले एल को रख लिया। और जब अंदर की तरफ मुंह करके बैठे हैं इधर, तो इनका बाएं इधर होगा। तो बाएं और चौथे स्थान पे 1 2 3 4, चौथे स्थान पे एन बैठा है। पी जे के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा है। अब इनमें पी कहाँ है नहीं दिया है, तो हम इनको अलग रखेंगे कि मान लीजिए कि ये जगह था, यहाँ पे जे है और फिर चौथे स्थान पे पी बैठा हुआ है। पी जे के बाएं ओर चौथे स्थान पर बैठा हुआ है। ओ एन के दाईं ओर ठीक बगल में बैठा है, तो एन के दाईं ओर ठीक बगल में ओ बैठा है। के पी के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो पी के बाईं ओर एक जगह और दूसरे स्थान पे बैठा हुआ है के। एल और एम के बीच में केवल जे बैठा था, तो यदि एल और एम के बीच में जे को बैठाया जाए तो दो सिचुएशन बनता है। एल यहाँ है, एम यहाँ रखेंगे या फिर यहाँ रखेंगे। तो यदि जे को यहाँ रखते हैं तो हमारा पी यहाँ आएगा, यदि जे को यहाँ पे रखते हैं तो पी यहाँ पे आएगा, जो कि पहले से ऑक्यूपाइड है। तो हम जे को यहाँ पे रखेंगे, तो जे के कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चौथे स्थान पे पी और फिर दो स्थान छोड़ के एल और एम के बीच में जे हो गया, तो बच गया हमारा कौन, क्यू। कौन सा सहपाठी एम के बाएं और चौथे स्थान पर बैठा था? एम के बाएं और चौथे स्थान पे हमारा क्यू बैठा हुआ है। इस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, यानी कि सबको सेट करते जाएंगे और उस रैंकिंग के हिसाब से इनको बैठाते जाते हैं। स्टेटमेंट के हिसाब से ग्राफ बनाएंगे और फिर उसको सेट करते जाएंगे। जो जो सिचुएशन होगा सबके लिए अलग अलग ग्राफ बनाते हैं, बाद में वो खुद एलिमिनेट होते जाएंगे और उनको हम सेट करते जाते हैं। तो हमारा आंसर हुआ केवल क्यू। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। यदि नहीं समझ में आया तो भी कमेंट करके बता सकते हैं, समझ में आया तो भी आप कमेंट करके बताइए, ताकि हमको पता चले कि हम जो पढ़ा रहे हैं वो आप तक कितने अच्छे से पहुंच पा रहे हैं, आप उसको कितना समझ पा रहे हैं। एक निश्चित कूट भाषा में सुपीरियर को एस एन एच एस डी क्यू टी टी और स्टनिंग को एच ओ एस ओ ओ टी यू टी लिखा जाता है।
उसी कूट भाषा में स्ट्रेटजी को किस प्रकार लिखा जाएगा। तो देखते हैं कि इन दो जो लैंग्वेज कोड दिए हुए हैं उनमें आखिर किया क्या जा रहा है। जैसे सुपीरियर जो है SUPERIOR, इसका जो कोड दिया गया है वो दिया गया है SNHSDQT और T। ठीक, तो यदि हम नंबर से समझने की कोशिश करें तो S जो है वो 19 U 21 P 16 E 5 R 18 I 9 O 15 R 18 S 19 N 14 H 8 S 19 D 4 Q 17 T 20 T 20। अब थोड़ा सा अपने से दिमाग लगाएं और देखें कि हम इसको कैसे कोरिलेट कर सकते हैं। यदि 19 को 19 रहने दिया जाए तो 21 14 कैसे हो सकता है। 19 को यदि इस क्रम में उल्टा देखें कि 20 किया गया प्लस 1, तो 21 को 20 माइनस 1 करके किया गया। पी जो है उस 16 को 17 किया गया, 5 को 4 किया गया, यानी ये कुछ कोरिलेशन बनता दिख रहा है। तो यहाँ एस जो है वो +1 हुआ 19 और टी हो गया, यहाँ हुआ +1, यानी कि जो 21 है यू उसमें -1 किया गया। 16 में यहाँ माइनस हुआ, यहाँ प्लस हुआ। 16 को 17 करने के लिए प्लस हुआ है, 5 को 4 करने के लिए माइनस हुआ है, 18 को 19 करने के लिए प्लस हुआ है, 9 को 8 करने के लिए माइनस हुआ है, 15 को 14 करने के लिए माइनस हुआ है, 18 को 19 करने के लिए प्लस हुआ है। तो पहले हमको लग रहा था कि 1 + 1 - 1 + 1 माइनस, लेकिन यहाँ पे लगातार जब 2 माइनस है तो हम देखेंगे कि लगातार 2 माइनस क्यों हुआ है। तो जहां भी हमको कॉन्सोनेंट दिख रहा है वहां पे +1 हुआ है, और जहां भी भवेल है जैसे आई और ओ एक साथ है, यहाँ यू माइनस हुआ है, ई पे भी माइनस हुआ है, आई पे भी माइनस हुआ है, ओ पे भी माइनस हुआ है। जहां भी भवेल है वहां पे माइनस करेंगे, जहां पे भी कॉन्सोनेंट है वहां पे प्लस करेंगे। ठीक वैसे ही स्टनिंग STUNNING, स्टनिंग, स्टनिंग के लिए हमारा जो कोड है वो क्या है HOHOTUT। S 19 है, 20 21 14 14 9 14 7 8 15 8 15 15 20 21 19 19 कॉन्सोनेंट +1 हुआ 20 हो गया, टी भी कॉन्सोनेंट है +1 हुआ 21 हो गया, यू वोवेल है -1 हुआ तो 21 से 20 हो गया। ये कॉन्सोनेंट +1 कॉन्सोनेंट +1 14 से 15 हो गया। फिर वोवेल है I9 -1 हुआ H हो गया, कॉन्सोनेंट +1 हुआ O, कॉन्सोनेंट +1 H। यानी हमको अब ये कोड पता चल गया कि जहां भी वोवेल है वहां पे -1 करना है, जहां भी कॉन्सोनेंट है उसको +1 कर देना है। तो अब हमारे पास जो ऑप्शन बचा हुआ है स्ट्रेटजी STRATEGY, तो आप लोग खुद ही सॉल्व कर पाएंगे कि S कॉन्सोनेंट है +1 करेंगे, इसके बाद T, T कॉन्सोनेंट है
यू, आर कॉन्सोनेंट है, एस ए वॉवेल है तो -1 करेंगे, ए के पहले आ जाता है जेड। वैसे टी कॉन्सोनेंट यू, ई वॉवेल है तो -1 डी, जी +1 करेंगे क्योंकि कॉन्सोनेंट है तो जी के बाद एच और वाई जेड। अब इसको उल्टा कर लेना है, यानी कि पहले हमारे पास होगा जेड, फिर एच, फिर डी, फिर यू, फिर जेड, फिर एस, फिर यू और फिर टी। देखिए कौन सा ऑप्शन है, जेड एस डी यू, जेड एस यू टी, ऑप्शन दूसरा। तो इस तरीके से हमको जब कॉन्सेप्ट पता हो, इसको सॉल्व करने के लिए एक चीज और होना चाहिए कि हमको अल्फाबेट का सारा जो नंबर है वो याद होना चाहिए। जब हमने लेटर एनोलॉजी पढ़ा था तो उसमें ये पढ़ा था कि ए के लिए क्या कोड है, बी के लिए क्या कोड है, सी के लिए क्या कोड है, फिर उनका रिवर्स भी पढ़ा था कि ए के लिए जेड, बी के लिए वाई। तो वो सारी चीजें आपको याद होनी चाहिए। नहीं भी याद है तो हम इसके लिए एजोटी को कम से कम याद रखेंगे। एजोटी जो है वो 5, 10, 15, 20, 25, ताकि इनके बीच आगे पीछे करके हम अल्फाबेट का नंबर ढंग से यूज कर पाए। ठीक, आशा है कि आप लोग इन सारी चीजों को ठीक से यूटिलाइज करेंगे और ये जो आपका मेहनत है ये मार्क्स में तब्दील होगा। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहां हमारे पास है कि उस पद का चयन कीजिए जो दी गई श्रृंखला में प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आकर श्रृंखला को तार्किक रूप से पूर्ण करेगा। ठीक, एक श्रृंखला दिया हुआ है, देखते हैं श्रृंखला क्या है। T8, N16, S32, B64, B128। यहाँ सीधा दिख रहा है कि 8 को 16 किया गया दुगुना, 16 को 32 किया गया फिर से दुगुना, 32 को 64 किया गया फिर से दुगुना, 64 को 128 किया गया फिर से दुगुना। तो हम आगे क्या करेंगे, फिर से दोगुना कर देंगे, 256। और दिख रहा है कि बस केवल इसमें 256 है तो ये, अच्छा इसमें भी 256 है। तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और जो कोड हैं उनको भी देखेंगे। टी हमारे पास 20 है और एन 14, क्या हुआ -6 हुआ, 14 -6 8 एच, फिर -6 B2, यानी -6 होते जा रहा है। B2 में से -6 हुआ तो बी से माइनस करेंगे 6 तो वो आ जाएगा 26 -4 पे यानी कि 22 भी। तो 22 में से भी यदि 6 माइनस कर लें तो 16 हमारे पास क्या बचेगा, पी बचेगा। तो हमारे पास सही आंसर हो जाएगा पी 256। इसमें बहुत ज्यादा कुछ करना नहीं था, थोड़ा सा दिमाग लगा के देखेंगे तो सीधा सीक्वेंस दिख रहा है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। दिए गए ऑप्शन में से वह नंबर चुने जो नीचे दी गई सीरीज में सवाल वाले निशान की जगह आ सकता है। ठीक, अब यहाँ एक सीरीज दिया हुआ है और उसमें एक क्वेश्चन मार्क है, देखते हैं क्या है। 1296, 6, 216, 36, 36 क्वेश्चन मार्क 6। तो यदि हम ऐसे देखें कि 36 का 6 गुना 216 है और 216 का 6 गुना 1296 है। वैसे ही एक गैप करके ये जो 36 है वो 6 का 6 गुना है, यानी इधर से 6 गुना होते जा रहा है। फिर यदि उधर से भी देखें तो 6 का 6 गुना 36, तो 36 का 6 गुना कर दो 216, हमारे पास ऑप्शन दिया हुआ है 216। ठीक, तो इसके लिए मैथमेटिक्स के भी कुछ कॉन्सेप्ट्स पे आपको पूरा का पूरा पकड़ होना चाहिए। देखिए रीजनिंग और मैथ ये ही दो चीजें हैं जिनमें
आप फुल मार्क्स कर सकते हैं। ये एक तरीके से आपके लिए न्यू का काम करेंगे। जब आपका रीजनिंग और मैथ ही कमजोर होगा तो फिर आप स्कोर करके मार्क्स कैसे लाएंगे, ताकि आप कंपटीशन में उस एज पे पहुंच सकें जहां पे आपको कट ऑफ को पास करना है। कट ऑफ तक पहुंचने के लिए आप देख ही रहे हैं कि कट थ्रोट कंपटीशन है। इसमें आप यदि नीचे जो कॉन्सेप्चुअल चीजें हैं जिसमें हम फुल मार्क्स कर सकते हैं, उसमें तो बिल्कुल कुछ कोताही किया ही नहीं जा सकता। तो आप रीजनिंग और मैथ्स पे पूरा पकड़ बनाएं और साथ में जीएस को धार देते रहें। तो हम यहाँ पे आपके लिए कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी के साथ क्वेश्चंस को लेके आते हैं। आप इनको देखें, सॉल्व करें, अपने प्रिपरेशन को मजबूत करें, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर कर सकते हैं, इसको आगे बढ़ा सकते हैं, और कमेंट भी ज़रूर करें। हमको बताएं कि हमारे पढ़ाने से आपको कैसा लग रहा है, आप कितना चीज़ों को समझ पा रहे हैं। ठीक, तो फिर मिलते हैं अगले क्लास में आप लोगों के साथ, नए क्वेश्चंस, नए कॉन्सेप्ट्स के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।